नमस्कार, मैं हूं नेहा त्रिपाठी। अपने किसी नागरिक को खुद अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजना किसी भी देश का सपना होता है और भारत बहुत जल्द ये सपना अपने गगनयान से पूरा करने वाला है। मंगलयान, चंद्रयान और अब गगनयान भारत की अंतरिक्ष वाली हैट्रिक पूरी कर देगा। ये भारत की स्पेस क्रांति का प्रतीक है। इसके पीछे इसरो और भारत के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर एएस किरण कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके पास गगनयान के बहुत सारे राज हैं जो हम उनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ विज्ञान लेखक एवं वक्ता विमान बासु जी। उनके अनुभव से हमारे इस शो को एक ऊंची उड़ान मिलेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। किरण सर, इस वक्त इसरो का गगनयान मिशन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि अगले 3 से 4 सालों में अंतरिक्ष में हम इंसान को भेज सकेंगे? नहीं, इसमें ऐसा है कि पिछले अपना इंडिपेंडेंस डे के समय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये टारगेट रखा इसरो के लिए जी। अब हमारा 75th एनिवर्सरी से पहले, इंडिपेंडेंस का 75th एनिवर्सरी से पहले हमारे रॉकेट के ज़रिए ह्यूमंस को स्पेस में भेजना और उनको सेफली वापस लेके आना। इसरो काफ़ी समय से ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के बारे में कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का काम अपना दूसरा कामों के साथ साथ करता रहा, क्योंकि 2007 में एक स्पेसक्राफ्ट रिकवरी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं SRE, उसमें ऐसा था, ये मॉड्यूल बाहर अंतरिक्ष में कुछ दिनों तक घूमने के बाद उसको पूरा वापस लेके आया। वो अभी हमारा म्यूज़ियम में त्रिवेंद्रम में है। उसके ज़रिए हम ये स्थापित किया, ये एक्चुअली इस्टेब्लिश किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम वापस पृथ्वी पे लाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर पे जब एंटर करता है बहुत ही हाई टेम्परेचर जनरेट होता है और उसके लिए जो स्पेशल मटेरियल्स चाहिए उसको निर्माण करके और उसको वो हाई टेम्परेचर का एक्सपीरियंस हमने वो करके वापस उसको रिकवर किया और उसको अभी म्यूज़ियम में रखा। उसके बाद 2014 में हम एटमॉस्फेरिक क्रू एंट्री मॉड्यूल बोलते हैं, उसको भी हमारा जब GSLV Mark 3 का कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसमें भी एक मॉड्यूल को करीब 100 किलोमीटर से वापस लेके आए। और उसके अलावा हम दूसरा पैड अबॉर्ट टेस्ट वो कुछ ही महीनों पहले वो भी करके अगर लॉन्च करते समय कुछ दिक्कत होगी तो कैसे उनको रिकवर करना। तो अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी एस्टैब्लिश हो चुका है, एक पूरा अलग सेंटर है जो ये काम करेगा। जी बासु सर, इसरो का ये जो सपना है, जो कोशिश वो कर रही हैं, जो दावे हैं, ये आपको क्या लगता है, मतलब आपका अनुभव क्या कहता है कि इसे हम अचीव कर लेंगे? नहीं, अचीव कर लेंगे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि हमने जब मंगल को भेजा जी, भारत पहला और ओनली देश है जो कि पहला ही एफर्ट में मंगल तक पहुंच पाया, कोई और देश नहीं कर पाया जी। जब हमने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान पहला अंतरिक्ष यान है जो कि चांद पर जो है पहली बार पानी का उसको सबूत मिला। बाद में उसको कोरोवेट किया गया, नासा का जो पुराने रिकॉर्ड से उनको चेक करके, लेकिन पहला उसका जो इंडिकेशन जो है वो चंद्रयान से मिला था। तो इस तरह का कई ऐसे चीज़ हमने किया है जिससे हमारे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक है उनके कामयाबी के बारे में हमें कोई शक नहीं है। और जैसे डॉक्टर किरण कुमार ने भी बताया कि जब एक बार टारगेट फिक्स हो जाता है तो काम जल्दी होते हैं। इस तरह का जो एजेंसीज होते हैं इसरो जैसे, तो इनका एकदम वर्क कल्चर ऐसा है कि टारगेट को अचीव करने के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो उसमें फेलियर होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत अच्छा। किरण सर, गगनयान की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? एज इन उसके लिए हमें एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट करने हैं, किसी भारतीय को भेजने की बात हो रही है, तमाम तरह की खबरें हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया होगी क्या? नहीं, इसमें जैसे हमारे जो दूसरे रॉकेट से हम उपग्रह को भेजते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी लाइफ फॉर्म को, मानव को, ह्यूमन बीइंग को स्पेसक्राफ्ट उस रॉकेट में भेजना है तो वो रॉकेट का जो क्रेडिबिलिटी जो होती है जी। और उसको भी ह्यूमन रेटिंग करना पड़ता है। अच्छा। मतलब उसका डिज़ाइन में भी ऐसे मार्जिन्स होना चाहिए क्योंकि जब भी ह्यूमन बीइंग उसमें जाता है वो कितना ग्रेविटी
चेंजेस तक वो सह पाता है, और उसको अलग अलग जो भी दिक्कतें आती हैं वो सबको देखते हुए ये लॉन्च व्हीकल को भी ह्यूमन रेटिंग बनाने का ज़रूरत होता है। जी। तो एक तो व्हीकल हमारा GSLV Mark 3 में क्षमता है इतना वेट को लेके वहाँ पहुँचाने का, मगर उसको ह्यूमन रेटिंग करने के लिए जो भी काम करने का है वो सब एक तरफ है। उसके अलावा उसके अंदर जो एक कैप्सूल में जो ह्यूमंस वहाँ पे रहना चाहिए, कुछ जितना ऑर्बिट करेंगे उतना समय के लिए, उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो चाहिए उसके लिए भी एक चेम्बर का ज़रूरत है, उसको भी तैयार करना है। और फ्लाइट सूट जो बोलते हैं उसका, उसके अलावा जो जाएगा उसको जो ज़रूरी ट्रेनिंग चाहिए और जो एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो वो सब देने का। बासु सर, गगनयान को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी वजह से नौकरियां पैदा होंगी, करीब 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। तो ये स्पेस मिशंस इस तरह के जो होते हैं, इनसे नौकरियां किस तरह पैदा होती हैं, इस पर कुछ बताइए हमें। नहीं, नौकरियां पैदा होने की जो बात है ना, देखिए एक बात तो ये है, जैसे इसरो ने पहले ही अनाउंस किया है कि रॉकेट्स का जो तैयार करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धीरे धीरे वो प्राइवेट सेक्टर को देने वाली है। अगर वो हो जाता है तो उसमें तो नौकरियां पैदा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी ऐसे ये स्पेस सूट तैयार करने का काम तो अभी इसरो कर रही है, लेकिन भविष्य में जो है अगर इसको आउटसोर्स करते हैं तो फिर नौकरी पैदा होने का बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ठीक है, ये बात के अलावा एक और चीज़ है, पूरा हिंदुस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया में एक बहुत बड़ा पुश होगा, क्योंकि बहुत अलग अलग, जब कोई भी पर्सन स्पेस में जाना है उसको कौन से खाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, लाइफ सपोर्ट के लिए क्या चाहिए, और उसको कैसे मेडिकली हैंडल करने का, ये सब अलग अलग एरिया में रिसर्च का भी ज़रूरत पड़ता है, उनका ट्रेनिंग का भी ज़रूरत पड़ता है, ये सब काम के लिए। उसके अलावा वो जो वहाँ पे रहेंगे कौन से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंडस्ट्री में अपना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अलग अलग साइंटिस्ट को एक मौका मिलता है। तो ये धीरे धीरे ये ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। आपसे समझना चाहूँगी, मंगलयान हो, गगनयान हो, चंद्रयान हो, इस तरह के जो भी ये मिशन होते हैं बड़े बड़े, इसमें उस इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? एक बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं? देखिए, इन मिशंस में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है वो कोई कंट्री शेयर नहीं करता जी। ये खुद अपने आप को आपको जो है डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि दूसरे कई चीज़ों में हम दूसरे कंट्री से सहायता लेते हैं, लेकिन इसमें जो है हमें सहायता किसी से नहीं मिलता, इसलिए हमें सब कुछ अपने आप करना पड़ता है जी। और इसरो ने एक चीज़ दिखाया है कि आपने जैसे कहा ना किफ़ायती कैसे करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मंगलयान जो हमने भेजा था वो PSLV के माध्यम से भेजा था। हमने मतलब जो SLV-3 ASLV जो आपकी जो सबसे बड़ा रॉकेट जो है ना, उससे नहीं भेजा था, तब PSLV से हमने भेजा था। लेकिन हमने उसका ट्रेजेक्टरी ऐसे किया था कि उसी को हम धीरे धीरे टाइम लगा था थोड़ा, लेकिन खर्चा बहुत कम हुआ और हम मंगल तक पहुंच गए, पहली एफर्ट में ही पहुंच गए, जो किसी देश ने अभी तक नहीं किया। तो ये जो चिंता है, देखिए शुरू में जब इनसेट चली थी, इनसेट क्या था? एक अजीब किस्म का सैटेलाइट था। इस तरह का सैटेलाइट किसी देश ने तब तक नहीं बनाया था। ये एक ही में जो है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था। तो वो इसलिए कि खर्चा कम करने के लिए। देखिए, 3 अलग अलग सैटेलाइट छोड़ने के बदले अगर हम एक ही सैटेलाइट ऐसा बनाए जिसमें हम तीनों काम ले सकते हैं, तो खर्चा बहुत कम हो जाता है। तो इसरो शुरू से ही जो है यही आउटलुक लिया है कि हम जो है खर्चा कम करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, और वो करते आए हैं अभी तक। नहीं, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे इनसैट को बोलते हैं 3 in 1 बोलते हैं। जैसे इन्होंने कहा 3 अलग अलग सैटेलाइट को लॉन्च करो तो उसका खर्चा बहुत होता है, मगर इसरो का हमेशा ये कोशिश है कि जो भी दुनिया में टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी अगर हमको एक्सेसिबल है, वो एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें, जो नॉट एक्सेसिबल है उसको हम इधर ही तैयार करें और उसका इस्तेमाल करें। एक ये चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हमारे देश के
उपयोग के लिए कैसे हम अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जो गगनयान है इसको लेकर ये भी है कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए, मतलब वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, क्या वो धरती पर पब्लिक आउटरीच करेंगे, लोगों से बात करेंगे, कुछ ऐसा स्कूल्स में या कुछ भी इस तरह का प्लान इसरो का? नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसे आउटरीच का काम तो होगा ही, मगर अभी बहुत पहले है, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम चालू होगा उसका आउटरीच में क्या करना है जी जी। ये सब तैयार करके करेंगे। जैसे बासु जी कह रहे थे कि राकेश शर्मा जी का एग्जाम्पल आप बता रहे थे सर अभी ब्रेक पे, क्या था? नहीं, राकेश शर्मा जब गए थे, मैं एक्चुअली CSIR में था। हाँ। पर उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे डेपुटेशन में 15 दिन के लिए बुला लिया, क्योंकि स्पेस में किसी आदमी का जाना, इंडियन का जाना बहुत बड़ी बात थी। और लोगों को आमतौर से ये पता नहीं होता कि स्पेस के यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों लोग जाते हैं, क्या वहाँ जाके मिलता है, किस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या वहाँ क्या ऐसा चीज़ किया जाता है जाके पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे जो है मैं लगातार 15 दिन जो है स्पॉटलाइट न्यूज़ और ये न्यूज़ रील वगैरह के लिए मैं थोड़ा थोड़ा डिस्पैच देता था कि भाई ये स्पेस में जाके क्या क्या कर सकते हैं, जो जीरो ग्रेविटी क्या होता है, इसमें क्या फ़ायदा है, जो कि हम जैसे पृथ्वी पर कई प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो कि जीरो ग्रेविटी में कर सकते हैं। तो इस तरह का कई जानकारी जो है हमारे पब्लिक में नहीं है। तो उसके बारे में जानकारी जो है देना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। तो उसके और गगनयान का भी यही बात है कि जैसे डॉक्टर किरण कुमार ने वही बताया कि कई एक्सपेरिमेंट्स होंगे वहाँ, वो अभी डिज़ाइन किए जाएंगे, तो वो उन एक्सपेरिमेंट्स का क्या महत्व है, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आउटरीच में इसरो ने अभी ये कोशिश किया कि लॉन्च को लाइव देखने के लिए करीब 1200 लोग पिछले लॉन्च को देखे। आगे आगे वो कैपेसिटी ऐसे बढ़ा रहे हैं कि करीब 10,000 लोग एक साथ लाइव लॉन्च देख सकते हैं। तो ऐसे आउटरीच का और अलग अलग प्रोग्राम के बारे में, अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में लोगों को समझाना, जैसे आपने ये प्रोग्राम किया, ऐसे इस तरह का प्रोग्राम के ज़रिए भी ज़्यादा लोगों को माहिती पहुंचाने का कोशिश बिल्कुल चलेगा। और इसमें ज़्यादा अभी स्ट्रेस भी कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माहिती मिले जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में। बासु सर, एक सवाल आम आदमी के नज़र से समझना चाहूँगी। किसी भी आम आदमी के दिमाग में ये सवाल आता है कि एक तरफ तो भारत के लोग जो हैं वो अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्पेस के इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए करोड़ों का बजट सैंक्शन होता है। तो एक आम आदमी को ये समझाइए कि स्पेस प्रोग्राम्स क्यों ज़रूरी है, मतलब इनके लिए बजट सैंक्शन होना जायज़ कैसे है? देखिए, बहुत लोग ये महसूस नहीं करते हैं कि दैनिक जीवन में हम रोज़ की जो ज़िंदगी है वो स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। अच्छा। मोबाइल फ़ोन जो है, GPS जो है, फिर आप मछुआरों को देखिए, उनका सेफ्टी, उनको कहाँ जाके मछली मिलेगा, उनकी जानकारी जो है स्पेस से ही मिलता है उनको। फिर आपके कोस्टल एरियाज को देखिए, जब साइक्लोन वगैरह आता है, पहले हजारों लोग मरते थे, अब कोई मतलब मरता नहीं है, क्योंकि हमें एडवांस वार्निंग मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारे जो है स्पेस की देन है, क्योंकि सैटेलाइट के बिना हम कई चीज़ आज तो कर ही नहीं सकते। जैसे आप देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश में एकदम बॉर्डर एरिया में जाके मैं ATM से पैसा निकाल सकता हूँ। ये संभव इसीलिए है कि सैटेलाइट से। तो ये बातें जो है कि सैटेलाइट किस काम पे आता है वो हम आम आदमी उस तरह से नहीं समझ पा रहा है, बट इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है जो हम रोज़ टेक्निकलिटीज इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। एक चीज़ कहना चाहूँगा जो इसके बारे में, जो स्पेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंडिया में जितने यूज़फुलनेस उसको दिखाया है, पूरा दुनिया मानती है कि इंडिया इज़ अमॉन्ग द लीडिंग कंट्री। आज ऐसा है, एक छोटा सा गैजेट बोट पे फिट होगा, ये अपना नाविक का भी उसका पोजीशन निकालेगा, उसके अलावा कुछ मैसेजिंग मैकेनिज्म है, उससे ये जो डिवाइस है वो मछुआरे का हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल टेरेस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है तो भी ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टेड है, और उसको अपना मदर टंग पे माहिती मिलता है, और दूसरा उसको एक कंपास नीडल जैसा उसके हिसाब से कहाँ जाएगा तो उसको मछली मिलता है, वो इंफॉर्मेशन मिलती है, और दूसरा आने वाले दिनों में कैसे वेदर का और सी सरफेस रफनेस का, उससे ये पता चलता है आपको। एक आदमी अनपढ़ है, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो भी
उसको ये जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका दैनंदिन जीवन का जो मछली पकड़ के और लिविंग के लिए ये माहिती मिलता है। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी का एक अनोखा एग्जाम्पल है। हमने ये सब अपना ही जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दूसरों के अलावा बहुत अलग तरीके से बनाया, कम कास्ट में सस्ते पे बनाया। हमारा केवल 7 सैटेलाइट का प्रॉब्लम है, दूसरों का करीब 24 से 32 सैटेलाइट चाहिए। तो ऐसे जो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी काम किया है हिंदुस्तान में शुरू से अभी तक, बहुत अलग अलग दैनंदिन जीवन में उसका इस्तेमाल होता है। मंगलयान, गगनयान, चंद्रयान 2, वीनस पर भी हम अपना एक मिशन भेजने वाले हैं। तो बहुत सारे लॉन्चेस का प्रेशर होता है इसरो पर, कैसे हैंडल करता है और क्या और सरप्राइजेस भी हैं आपके पास? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो भी अपना स्पेस एजेंसी में जो काम करने का जो कल्चर है, उसमें हम टारगेट सेट करके वो टारगेट के हिसाब से आगे चलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को अभी बहुत आगे बढ़ना है। हम अभी तक जो किया है काफ़ी कम है। जैसे अगर आप सोचें तो हमारे देश का ज़रूरत जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और नेविगेशन और इवन स्पेस ऑब्जर्वेशन, जो स्पेस का जो साइंसेस वगैरह, ये सब एरिया में अगर देखते हैं तो हमको अभी करीब करीब 100 से ऊपर सैटेलाइट्स चाहिए। अभी हमारे पास है खाली 50 के आसपास। अच्छा। और इसका इतना ज़्यादा ज़रूरत जो है क्योंकि मानव का जो लिविंग स्टाइल है और ज़रूरत जो है उसके हिसाब से हमारे देश जैसे अभी 6th इकोनॉमिक पावर के हिसाब से आगे बढ़ते बढ़ते तीसरा दूसरा बनेगा, तो ज़रूरतें ज़्यादा है। और ये सब को कम समय में अगर करना है तो हमको ज़्यादा एफर्ट लेने का ज़रूरत है। और जो नया आविष्कार होता है, नया डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने के तुरंत बाद उसको कैसे ज़्यादातर कैपेसिटी बिल्ड करके आगे करने का। तो हमारा कोशिश यही है कि इसरो में जो भी किया है उसको क्षमता कैसे बढ़ाए, इंडस्ट्री में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उसके लिए काफ़ी काम चल रहा है। और पूरा हिंदुस्तान को आगे लेने का है, क्योंकि स्पेस पावर बनना है, स्पेस का कैपेसिटी करना है। क्योंकि आगे वाले साल में करीब करीब $400 बिलियन, $200 बिलियन जो बोलते हैं, उसका एक कैपेसिटी हिंदुस्तान में प्राइवेट लोगों के लिए भी ज़रूरत है। नासा जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स की मदद लेता है, इसरो को भी इस तरह की मदद लेनी चाहिए, आउटसोर्स करना चाहिए। कर रहे हैं और भी आगे करना है। इसको करते हैं सर, इंडोर्स करते हैं कि इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स के मदद से कर रहे हैं। बिकॉज इसरो देखिए, अभी तो रॉकेट इसरो खुद बनाती है जी, लेकिन बहुत जल्द ही जो है रॉकेट्स बनाने का काम जो है ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दिया जाए, क्योंकि इसरो के पास इतना कैपेसिटी नहीं है इतने रॉकेट्स बनाने का। जैसे अगर हमें 50 सैटेलाइट लॉन्च करना है एक साल में, तो उतने रॉकेट्स तैयार करने का हमारे पास कैपेसिटी नहीं, इसरो के पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख के, और देखिए अभी तो श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्च पैड्स हैं, आई थिंक 1 मोर लॉन्च पैड इज कमिंग। तो 3 अगर लॉन्च पैड्स हो गए तो एक के बाद एक जो है वो 15 दिन के बाद, अभी भी 15 दिन के बाद लॉन्च हो रहा है जी। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। इसरो जैसे करता है, तो जैसे सैटेलाइट लॉन्चेस करते हैं, इससे भी मतलब विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च करने से इसरो को काफ़ी सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स उसमें कवर होते हैं। तो ये आर्थिक मॉडल है इसरो का। नहीं, अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा, हमारे ज़रूरत जो है उसको प्राथमिकता है जी। हमारे कैपेसिटी में जब भी कुछ अवेलेबिलिटी होता है उसको हम यूज़ कर रहे हैं जी। जैसे अपना एक सैटेलाइट मान लिए लॉन्च व्हीकल में करीब करीब 1400 किलोग्राम का कैपेसिटी है, या उसमें 600 किलोग्राम का हमारा एक सैटेलाइट है। तो बाकी का जो स्पेस और वॉल्यूम और वेट मिलता है उसमें हम अपॉर्चुनिटी देते दूसरों को। अगर हम इसको कमर्शियल में लेना है तो हमको कैपेसिटी, लॉन्चिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ाने का। अच्छा। उसी कोशिश में ये लगे हुए हैं। और इंडस्ट्री को भी ये सपोर्ट देके, इंडस्ट्री के जरिए, कंसोर्टियम ऑफ इंडस्ट्री के जरिए ये काम हो, उसके लिए भी सपोर्ट करने के लिए ये पूरा हिंदुस्तान का क्षमता बढ़ाने का कोशिश चल रही है। जी। इसरो को आप इतने सालों से देखते आए हैं, आपका जो अनुभव है पूरा विज्ञान के तमाम पहलुओं को देखने का, इसरो के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट या सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो किस चीज़ को मानते हैं आप? क्या गगनयान होगा? नहीं, गगनयान तो होगा ही, क्योंकि देखिए अब तक इसरो का जितना भी अचीवमेंट्स है वो सब अनमैन्ड सैटेलाइट्स का,
नहीं, लैंडमार्क मतलब जैसे मैंने कहा कि मंगल को भारत ओनली कंट्री है, केवल एकमात्र देश है जो कि पहला एफर्ट में जो है मंगल तक पहुंचा है। और चंद्रयान का भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जो हालांकि वो ऑर्बिट ज़्यादा देर तक कर नहीं पाई क्योंकि कुछ फैक्टर्स थे, लेकिन उसमें जो हमें जानकारी प्राप्त हुई वो बहुत अनोखा था, जो पहले किसी भी मिशन मतलब स्पेस कंट्री को नहीं मिला था। तो ये सारी जो बातें हैं ये तो इसरो का जो यूनिकनेस वो दिखाता ही है। और खर्चा की बात जो करें, जो मंगलयान हमने भेजा है जिस खर्चे में मैविन जो भेजा है अमेरिका ने 10 गुना उसके कॉस्ट है। जी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि लोग ये कहते हैं भाई स्पेस पे हम इतना खर्चा करते हैं पर फिर भी हम इतना कम खर्चा करते हैं जो कि दूसरे देश नहीं कर सकती। और वो इसलिए कि हमारे वैज्ञानिक इसको स्पेस टेक्नोलॉजी के इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस स्टूडियो में आने का, हमें इतनी सारी जानकारियां देने का।